एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूं। और अभी मैं आपको कुछ टाइम से इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज़ लेकर आपके लिए आ रही हूं, जहां पे हम इंग्लिश पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन पे हम वीडियोस आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होती चले और आपकी जो स्ट्रैटेजी है कि किस एरिया पे और किस तरह के पैटर्न पे आप क्वेश्चन पे आप फोकस कर सकते हैं, ये आप जान सके। क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो पैडागोजी है, चाहे वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के फॉर्म में हो, आप कोई भी लैंग्वेज के फॉर्म में उसे लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज 1 के फॉर्म में या इंग्लिश लैंग्वेज 2 के फॉर्म में, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उन्हें। तो उन्हीं सब एस्पायरेंट्स के लिए जिन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, उसको आसान बनाने के लिए ही हम इस सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। और आप सभी को पता है कि अभी मैं कुछ टाइम से इसीलिए प्रोज पोएट्री जो पैसेज है उसे भी सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए पैसेज या फिर पोएम को सॉल्व करने का। और उसके साथ साथ आप किन किन एरिया पे फोकस करेंगे, क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो इंग्लिश पेडागोजी में पूछा जाता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 20 अगस्त 2023 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका जो पेपर है उसी का मैं लैंग्वेज जो है फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करवा रही हूँ, पेपर 1 का। तो ये हमने लैंग्वेज 1 को तो पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, अभी हम लैंग्वेज 2 स्टार्ट किए हैं। उसका जो पेडागोजी है आज हम देखेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो 136 से आपका जो पेडागोजी है वो आपका शुरू हो जाता है। इससे पहले ये आप देखते हैं, ये पैसेज है, इसमें से एक पैसेज हमने लास्ट वीडियो में किया था और ये पैसेज को हम नेक्स्ट करेंगे। आज हम पेडागोजी देखेंगे, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं लैंग्वेज 2 में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी से ये 15 जो क्वेश्चन है उससे हम करेंगे, आज हम उसे देखेंगे। ठीक है, 136 क्या बोल रहा है, वाइल प्लानिंग लेसन फॉर यंग लर्नर द टीचर डिसाइडेड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR मेथड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्लूड TPR इन द लेसन। देखिए ये क्या TPR जो है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2019 से जब वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में इससे कोई ना किसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने आपको दी है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मैं दे दूंगी। उसमें मैंने टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने पूरा विथ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का मैंने आपको सॉल्व करवाया है और उसे डिटेल में भी समझाया है कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता क्या है। फिर भी चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टोटल फिजिकल रिस्पांस। मैं आपको एक जिस्ट दे देती हूं उसके बावजूद कि टोटल फिजिकल रिस्पांस होता क्या है, जिसे हम TPR मेथड कहते हैं। जब टीचर बच्चों को बॉडी जो मूवमेंट के साथ एक्टिव कराते हुए पढ़ाती हैं और बच्चे उसे रिस्पॉन्स करते हुए सीखते हैं, लर्न करते हैं, लर्नर जो हैं, उसे हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि एक साधारण कविता अगर टीचर सिखा रहा है बच्चे को, जैसे हेड शोल्डर नीज एंड टोज, तो टीचर हेड ऐसे सर पे रखेगी हाथ, शोल्डर पे हाथ रखेगी, नीज एंड टोज उस पे हाथ रख के एक्शन करते हुए उसे सिखाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज तो सीख रहे हैं, हेड शोल्डर नीज एंड टोज बोलना, वर्ड सीख रहे हैं, उसके साथ में वो बॉडी जो मूवमेंट उनकी जो चल रही है, इससे उनकी जो इंद्रियां हैं, सारी जो इंद्रियां होती है ना, सारे सेंसेस होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। जैसे कि बॉडी एक्टिव है, ठीक है, फिजिकली एक्टिव है, वो काइनेस्थेटिकली वो क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके साथ में वो लिसनिंग भी कर रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, तो वो लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और एक्शन भी कर रहे हैं। तो इससे उनकी सारी जो इंद्रियां हैं, सारे सेंसेस हैं, वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। इसी को हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। अब इसमें से पूछा गया है, ये 4 जो ऑप्शन दिया है कि इनमें से टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स किसे दर्शाता है। तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर, मस्ट कीप एक्टिविटी असाइड एंड इंस्टेड आस्क क्वेश्चन मोटिवेट देम टू रिस्पॉन्स। बिना एक्टिविटी करवाए, मतलब मस्ट कीप एक्टिविटी असाइड, मतलब एक्टिविटी को साइड रख दीजिए और
बिना एक्टिविटी कराए आप क्वेश्चन पूछिए और उनको मोटिवेट कीजिए। तो बिना एक्टिविटी करवाए तो बच्चे को आप मोटिवेट नहीं कर सकते। जब आप बच्चे को एंगेज करते हैं ना एक्शन के साथ, तो वो अपने आप प्रेरित हो जाता है करने के लिए, है ना। इसलिए आप देखते हैं ना, छोटे बच्चों के सामने अगर आप एक्शन कर करके गाना गाते हैं तो वो खुद भी वैसे करने लग जाता है, पूरा रिस्पॉन्स देता है। तो ये यहाँ पर मस्ट कीप एक्टिविटी असाइड बोल दिया है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। ये टीपीआर की क्वालिटी नहीं हुई, क्योंकि पैसिवली आप उसको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, निष्क्रिय रूप से, और यहाँ पे बोल रहे मोटिवेट करेंगे, तो कैसे मोटिवेट करेंगे? बच्चा कैसे मोटिवेट होगा बिना एक्टिव या एंगेज हुए? मस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटी इन क्लास, ये सही है। फिर भी बाकी ऑप्शन को देख सकते हैं। चूज एक्टिविटी दैट हेल्प देम टू स्टे इन देयर सीट एंड वर्क इन पेयर और ग्रुप और पेयर में कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बैठे हुए तो बैठे रहेंगे तो उनकी जो इंद्रियां हैं वो कहाँ एंगेज हुई, है ना। क्योंकि अगर वो बैठे हैं मतलब वो एक्टिव नहीं है। यहाँ पे बोला कि वो बैठा हुआ एक्टिविटी उन्हें देना है पेयर और ग्रुप में, तो ये भी गलत हो जाएगा। मस्ट ऐड सम लिसनिंग एक्टिविटी इन द क्लास, सिर्फ लिसनिंग करने से तो पैसिव हो जाएंगे। वो लिसनिंग एक्टिविटी सिर्फ करेंगे तो सिर्फ लिसन करेंगे, इससे क्या पता चल रहा है कि वो निष्क्रिय हो जाएंगे, है ना, सक्रिय नहीं रहेंगे, एंगेज नहीं रहेंगे, वो पैसिव हो जाएंगे। तो पैसिव हमें नहीं करना है, बच्चे को तो एक्टिव बनाना है ना। तो ये मस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटी इन क्लास। कोई बॉडीली एक्टिविटी मतलब कोई मूवमेंट, कोई एक्शन के साथ अगर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी सारी इंद्रियां, उनके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरह से ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का मेथड को आप इस तरह से अपना सकते हैं। तो सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच अप्रोच टू ग्रामर एनकरेज द बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। कौन सी एक अप्रोच है? अप्रोच यानी होता है किसी चीज को करने का तरीका, जिसे हम उपागम के नाम से जानते हैं। तो कौन सी ऐसी अप्रोच है ग्रामर में जो एनकरेज करती है इस बिलीफ को कि लर्निंग लैंग्वेज मतलब भाषा को सीखने के लिए इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ये अप्रोच में से कौन सा ऐसा अप्रोच है जो ये बताता है कि रूल्स को लर्न करने के, भाषा सीखने के लिए रूल्स लर्न किए जाते हैं? तो वो होता है आपका डिडक्टिव, क्योंकि डिडक्टिव मेथड में ही आप रूल टू जनरल जाते हैं, है ना। पहले रूल्स को बताते हैं, जैसे ग्रामर की बात की जाए, रूल को बता दिया जाता है, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करना सीखते हैं सेंटेंस में, है ना। तो पहले रूल सीखते हैं, उसके बाद जनरल मतलब आप जो क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं वो सीखते हैं, तो वो डिडक्टिव मेथड होता है। और इंडक्टिव मेथड तो क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक, मतलब कि जो सामान्य होता है, जो चीज़ जानते हैं बच्चे, जो वो नोन होते हैं, उससे आप विशिष्ट की ओर लेके जाते हैं। यहाँ पर रूल्स से जनरल की ओर लेके जाना होता है डिडक्टिव मेथड में, तो ये डिडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 138, अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर इन क्लास 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस ऑन मोस्ट बाय टीचर। देखिए, फ्री राइटिंग दे रहे हैं बच्चे को लिखने के लिए, मतलब कोई एक टॉपिक दे दिया, बोले कि आप अपने अपने विचारों को व्यक्त कीजिए लिखने मतलब राइटिंग के थ्रू। तो उसमें आप क्या देखेंगे बच्चे की? बहुत सीधी और सरल बात है, भाषा कि क्लास में अगर आप बच्चे को कुछ लिखने के लिए दे रहे हैं, जैसे कि आजकल बच्चों को पिक्चर कॉम्पोजिशन, है ना, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब दिया जाता है। खुद मेरी बेटी 3rd में है, ये सब चीज़ें टीचर उन्हें देते हैं, तो उन्हें हम करवाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, फ्लुएंसी उनकी कंटेंट में कितनी है, उन्हें क्या चीज़ कितना आता है। मतलब कि अगर मैंने उसको बोल दिया कि रेनी सीजन के बारे में लिखो, तो उसे जो आता है वो लिखेगी सेंटेंस, तो मैं सेंटेंस को देखूंगी कि वो उसने सेंटेंस सही लिखा, ना कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कि उसने ग्रामर सही किया कि नहीं, ग्रामर गलत है, यहाँ पे ये नहीं होना, नहीं। उसे कितना लिखना आता है, वो कितना सोच के लिख सकती है, उसकी इमेजिनेशन स्किल कितना है, इसे मैं देखूंगी। तो ये होती है कि फ्लुएंसी ऑफ कंटेंट, मतलब जो कंटेंट है उस पर फ्लुएंसी कितनी है, उस कंटेंट के बारे में बच्चा कितना सोच सकता है, कितनी उसकी पकड़ है और कितना लिख सकते हैं, इसे हमें देखना है। ग्रामर की जो एक्यूरेसी है वो तो बाद में देखेंगे, है ना। एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट मतलब ग्रामर पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। और हैंड राइटिंग ऑफ लर्नर, और ये तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्लुएंसी देखा जाता है। अगर आप भाषा बच्चों को इनिशियल लेवल पे सिखा रहे हैं, और क्लास 5 का बच्चा मतलब प्राइमरी लेवल है, एलिमेंट्री लेवल है, तो वो बच्चा अगर लिखेगा तो आप उसकी फ्लुएंसी को देखेंगे कंटेंट की, ना कि ग्रामर स्ट्रक्चर को, ठीक है। टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, मतलब टॉप डाउन जो अप्रोच होता है, ऊपर से नीचे का जो अप्रोच होता है, मतलब ओवरऑल मीनिंग को अटेंड करता है। तो बॉटम अप अप्रोच का क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच का मीनिंग होता है आपका वर्ड और फ्रेजेस। बॉटम अप का मतलब क्या समझते हैं? जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, फोनिक साउंड जो होती है, फोनेटिक साउंड जो उसे सिखाते हैं, फिर लेटर के जो फोनिक साउंड होते हैं, सिखाने के बाद आप उसे वर्ड बनाना, 2 वर्ड्स वाला बनाना सिखाते हैं, इन, एंड, एट, एज, ये सिखाते हैं। फिर
वर्ड्स फॉर्मेशन सिखाते हैं, ग्रुप वर्ड के जो ग्रुप होते हैं वो सिखाते हैं, फिर सेंटेंस सिखाते हैं। तो ये क्या होता है, आपका बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ही यही होता है, आप बिल्कुल बेसिक से आप आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं अल्फ़ाबेट लेटर, उसके फोनिक साउंड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, है ना, और उससे उनको दो दो वर्ड वाले वर्ड बनाना सिखाते हैं, 2 लेटर वाले वर्ड बनाना सिखाते हैं, फिर प्रॉपर वर्ड बनाना सिखाते हैं, वर्ड से फिर सेंटेंस फ्रेजेस बनता है, फिर सेंटेंस बनता है, इस तरह से आप सिखाते हैं, वो आपका बॉटम अप अप्रोच होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर। भाषा की जो टीचर है उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अगर एक कोई भाषा टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, तो उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले लर्नर को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, ये गलत है ना। सेलेक्टिंग सूटेबल कंटेंट फॉर टीचिंग, तो ये तो अपने बारे में सोच रही है भाई, सूटेबल कंटेंट मतलब जो टीचर के लिए सूटेबल है वो पढ़ाएगी, ऐसा थोड़ी होता है ना, सब कुछ आना चाहिए टीचर को। ग्रुपिंग लर्नर इनटू डिफरेंट क्लासेस, ग्रुपिंग करना तो गलत है यहाँ पर, है ना, ग्रुपिंग तो करना ही नहीं है। यहाँ पे होगा, एक लैंग्वेज टीचर है तो फोकस लैंग्वेज पे है, भाषाई मतलब जो कौशल को बढ़ाना है उस पर उनका फोकस होना चाहिए। तो क्या होगा, आइडेंटिफाई द लर्नर कम्युनिकेटिव नीड, संप्रेषण, एक दूसरे के माध्यम मतलब संप्रेषण के माध्यम से बच्चे कितना अपनी बात को व्यक्त करना सीखते हैं, भाषा उसी से डेवलप होता है। बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी देते हैं किसी चीज़ को बोलने के लिए, संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो वो सीखते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव जो उनकी नीड होती है ना लर्नर की, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाषा की जो क्लास होती है ना, इसी से बच्चों का जो लैंग्वेज है वो स्किल डेवलप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, A young child pick up a book, hold it right side up and turn the pages. This activity demonstrate. एक छोटा बच्चा है, बुक को सही से पकड़ रहा है, अच्छे से पकड़ रहा है, पेजेस को अच्छे से टर्न कर रहा है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये उसकी इमर्जेंट लिटरेसी स्किल को दर्शाता है। क्योंकि बच्चा जब फॉर्मल एजुकेशन लेने जाता है स्कूल या फॉर्मली एनवायरनमेंट में वो सीखता है, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें उसे आती है। और लिटरली जो इमर्जेंट लिटरेसी का मतलब यही होता है कि जो फाउंडेशन स्किल होता है बच्चों का, जो पहले का जो अनुभव होता है और बेसिक जो स्किल होती है पढ़ाई करने से, फॉर्मल एजुकेशन लेने से पहले, वो उनमें पहले से होती है, उसे हम इमर्जेंट लिटरेसी स्किल कहते हैं। तो ये सेकंड नंबर उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है, इसमें से आपको रीड करना है और कौन सा सही है वो आपको बताना है। लर्नर एक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू डू सो एंड द एनवायरनमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल ऑन इट। देखिए क्या कहा जा रहा है कि लर्नर जो होते हैं वो लोग लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं जेनेटिकली, और एनवायरनमेंट का कोई उसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। तो ये बहुत गलत है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जितना वो जेनेटिकली मतलब जेनेटिक तो फिर भी कम बोल सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई। अब रीजन बोल रहा है, द लर्नर सेंटर क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए, लर्नर सेंटर क्लासरूम एनवायरनमेंट देते हैं आप, बच्चे के नीड के अनुकूल आप एनवायरनमेंट देते हैं, वातावरण बनाते हैं अगर लैंग्वेज क्लास में, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, प्रभावशील क्लास बनती है उनके लैंग्वेज एक्विजिशन में। ये बात बहुत सही है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ए हमारा फॉल्स है और रीज़न जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, फर्स्ट नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ये इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एनवायरनमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और अगर लर्नर सेंटर क्लासरूम आप बनाते हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये बात सही है, आर इज ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फेसाइज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर इज। देखिए, टीचिंग का वो तरीका जिसमें रीडिंग पे इम्फेसिस किया जाता है उसकी मीनिंग को समझने के लिए, तो वो क्या होता है, मीनिंग। देखिए, मीनिंग को समझते हुए, वर्ड्स वगैरह को समझते हुए, मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट को अगर आप उसके संदर्भ को समझते हैं, उससे कौन सा अप्रोच कहा जाता है, तो वो होता है होल लैंग्वेज अप्रोच होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, रीडिंग के माध्यम से उसके मीनिंग, वर्ड्स को पहचानते हुए, समझते हुए, पूरे उसके संदर्भ को समझ जाते हैं कि क्या बोलना जा रहा है, उसकी जिस्ट आप ले पाते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। तो ये होल लैंग्वेज अप्रोच होती है। ठीक है,
द एबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज, मतलब लैंग्वेज के बारे में ही सोच पाना और उसके बारे में बात करना को क्या कहते हैं, तो वो मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी होगा। भाई लैंग्वेज आपको ऑलरेडी आती है, भाषा, उसके बारे में आप और सोच पाते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसके बारे में आप बात करते हैं, तो वो मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है। मेटा यानी किसी चीज का गहन करना। अब यहाँ पे लिंग्विस्टिक होता है आपका लैंग्वेज के बारे में, और मेटा होता है लैंग्वेज के बारे में ही आप उस और रीथिंक कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, उस पर गहरा विचार कर रहे हैं, वही आपका मेटा लिंग्विस्टिक हो गया। ठीक है, और यहाँ पर वही बात पूछी गई है। नेक्स्ट, अ मदर आस्क्स टीचर ऑफ क्लास 2 की जो बच्ची है उसकी मम्मी ने टीचर से पूछा, हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम्स सेज थिंग्स दैट शी नेवर हर्ड एनी एडल्ट और सिबलिंग से, हाउ इज इट पॉसिबल। एक कक्षा दूसरी की बच्ची की जो माता है वो उनकी क्लास टीचर से जाके पूछती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो उसके सिबलिंग्स भी नहीं कहते हैं, ना कोई घर में बड़े कहते हैं, फिर भी बच्ची ऐसी ऐसी बातें करती है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो ये जो बच्ची को जो भाषा या शब्द आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ये पॉसिबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इनमें से जो ऑप्शन दिए उसमें से कौन सी बात सही हो सकती है इस जो कथन है उसके बारे में। तो देखिए, जैसे कि नॉम चॉम्स्की कहते हैं, भाषा जो हमारे अंदर अपने से आती है, जो वायर होता है वो इनेटली हमारे ब्रेन में होता है, जिससे हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, नए शब्द नए नए ऐसे ऐसी चीज़ें सीख पाते हैं जो हम कॉन्शियसली भी नहीं जानते, सब कॉन्शियस माइंड में भी वो हमारे होती है। तो ये है ह्यूमन ब्रेन इज इनेटली वायर टू लर्न लैंग्वेज। ये जो एलएडी उन्होंने कहा है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसी के बारे में कहा गया है, जो कि नॉम चॉम्स्की के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ टेक्निक यूज टू फैसिलिटेट अर्ली लिटरेसी विच इन्वॉल्व एन अडल्ट एंड चाइल्ड लुकिंग एट अ बुक टुगेदर while the adult asks question and encourage a dialogue followed by switching roles so that the child asks question to the adult। ये कौन सी टेक्निक है, ठीक है, जहाँ पर हम बच्चों को एक अडल्ट जो है उन्हें बुक पढ़ाते हैं साथ में और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एनकरेज करते हैं कि अब बच्चे को एनकरेज करते हैं कि वही क्वेश्चन तुम हम बड़े से पूछो। तो ये कौन सा अर्ली लिटरेसी टेक्निक है, तो ये होता है डायलॉगिक रीडिंग। डायलॉगिक रीडिंग में जब बड़े बच्चों के साथ कॉन्वर्जेशन करते हैं, उन्हें बताते हैं बातचीत के माध्यम से, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और उन्हें कहते हैं कि यही क्वेश्चन तुम हमसे करो रोल प्ले करके, तो उसे हम डायलॉगिक रीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 47, अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्नर बाय। एक टीचर लिसनिंग स्किल बच्चों के अंदर कैसे डेवलप कर सकती है लैंग्वेज क्लास में, तो यहाँ पे बोला है मेकिंग द लर्नर लिसन टू एवरीथिंग पैसिवली, तो पैसिवली यहाँ पे अपने आप में गलत है, ठीक है, कट हो जाएगा। स्पीकिंग कंटिन्यूसली टू लर्नर टू बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, तो मतलब कंटिन्यू स्पीक करने से बच्चे नहीं सीखेंगे, उनकी लिसनिंग स्किल नहीं डेवलप होगी, है ना। फोकस ओनली ऑन लिसनिंग स्किल विदाउट एसोसिएटिंग देम विद अदर लैंग्वेज स्किल, तो बिना किसी और अदर लैंग्वेज स्किल सिखाए बिना सिर्फ लिसनिंग स्किल पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर सिर्फ बोला है ओनली, तो यहाँ पे अपने आप में ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे बोला क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर टू लिसन टू अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सोर्सेज एंड पीपल एंड एंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटी। यस, दिस वन इज करेक्ट। उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, अवसर देना चाहिए कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा के विविध भाषाओं के जो सोर्सेस हैं उसे सुने और एंगेज भी करें उन्हें लिसनिंग एक्टिविटी में, तो इससे लिसनिंग स्किल जो होती है वो उनकी डेवलप होगी। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट जो है असर्शन और रीजन आपको रीड करके सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए असर्शन बोल रहा है एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे एक्यूरेसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं होती, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी बोला है प्राइमरी लेवल पे, तो ये अपने आप में गलत हो गया। अब रीजन बोल रहा है ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। हाँ, प्राइमरी क्लास में तो हम बच्चों को ग्रामर सिखाते हैं, क्लास 1 से बच्चों के ग्रामर शुरू हो जाते हैं। क्लास 1 क्या प्रेप 2 से ही शुरू हो जाता है, उन्हें आर्टिकल वगैरह के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर 1 से तो सारा कुछ वो सीखना शुरू करते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे ग्रामर एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है, ये बात सही है, लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए, ये बात गलत है। तो ये ए
गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। हम देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरिटिकल पोजिशन एंड बिलीफ अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज का जो नेचर है, प्रकृति है, उसका जो थ्योरिटिकल पोजिशन और बिलीफ है, द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ पेडागोगिकल सेटिंग, मतलब कि जो लर्निंग को जो अडॉप्ट किया जाता है, नेचर का जो लैंग्वेज लर्निंग जो है उसकी जो प्रकृति होती है वो एप्लीकेबिलिटी होती है, और पेडागोजिकल सेटिंग में मतलब जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, मतलब कहा जा रहा है कि वे ऑफ टीचिंग लैंग्वेज की बात की जा रही है कि लैंग्वेज को आप कैसे पढ़ाते हैं, वो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये अप्रोच के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है ऑप्शन में टेक्निक है या सिलेबस है या कंटेंट है। तो सिलेबस और कंटेंट आप जानते हैं, टेक्निक किसी चीज़ को करने का क्या तरीका आप अपनाते हैं वो होता है, क्या डिवाइस अपनाते हैं टेक्निक में, है ना, वो होता है। तो ये तीनों नहीं होगा। किसी चीज को आप कैसे करेंगे, आपका दृष्टिकोण कैसा होता है, पर्सपेक्टिव कैसा होता है, उसके बारे में ये बताया गया है नेचर ऑफ लैंग्वेज का। तो ये आपका अप्रोच होता है। यहाँ पे बोला है ना कि लैंग्वेज को सिखाने का या लर्न करवाने का या उसे अप्लाई करने का पेडागोजिकल सेटिंग में क्या तरीका होता है, क्या अप्रोच होती है, उसे हम कहते हैं अप्रोच, ठीक है, अप्रोच होता है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, और यहाँ ये खत्म हो जाएगा आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन आपको पता है, समेटिव इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इसको भी मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है। तो आप जो सीटेट की जो सीडीपी प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है वो पूरे साल भर चलता है। जैसे आपका वीकली टेस्ट या क्लास में सरप्राइज टेस्ट ले लिया, या फिर क्वार्टरली एग्जाम है, या वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। या फिर सपोज आज मैंने कुछ पढ़ाया और उसी बीच क्लास जैसे कि वो टॉपिक खत्म हुई, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मैंने पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, नहीं दिया, तो मैंने फीडबैक दिया कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई, और आपको कहाँ पे ध्यान देना है। ये होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो ये क्यों किया जाता है, इसका ये क्या है और क्यों किया जाता है, इसको पूछा गया है, ठीक है, ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर होगा रिलेटेड टू ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। क्योंकि देखिए ऑन गोइंग डेवलपमेंट मतलब साल भर फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता है, तो इवैल्यूएशन उसके अंतर्गत, इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर करती है, जैसे एक टॉपिक पढ़ाया आज और उसको पूछा और उसका एक हफ्ते या 2-3 दिन बाद टेस्ट ले लिया, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कहाँ पे कितनी गलती है, कहाँ उन्हें सीखना है, कहाँ पे वो वीक पढ़ रहे हैं। इसका फीडबैक उन्हें टीचर के द्वारा मिलता है और इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो ये ऑन गोइंग डेवलपमेंट है जो चलते जाता है सतत, और इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे स्कोप होता है। तो 3rd नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। पेडागोजी के 30 क्वेश्चन बोल रही हूँ, सॉरी 15 क्वेश्चन है, सॉरी गलती हो गई बोलने में। 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको लगा कि वीडियो हेल्पफुल है और वीडियो अच्छी लगी आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।